हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज साइंस का सेट नंबर 37 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं और वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें तथा इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि यदि दी गई भौतिक राशियों में से क्या जो है सापेक्ष राशि नहीं है, ठीक ना। यानी कि ये सापेक्ष राशि नहीं है, यानी कि ये निरपेक्ष राशि है, ठीक ना। ये किसी पर भी मतलब निरपेक्ष राशि उसे कहते हैं कि जो किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। यानी सापेक्ष राशि वो हुआ कि जो किसी पर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन निरपेक्ष राशि वो हुआ जो किसी पर निर्भर नहीं करता है। इस समय देखिए समय ही एक ऐसा राशि है जो किसी पर निर्भर नहीं करता, यानी कि एक निरपेक्ष राशि है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समय। अगला प्रश्न है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक ना। सबसे पहले देखिए गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को समझते हैं। देखिए कोई एक वस्तु है, ये जमीन है, जमीन से ये कुछ ना कुछ हाइट पर है, ठीक ना। हाइट पर तो यानी ये जमीन है तो जमीन भी इस पर गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर नीचे ओर लगा रहा होगा। लेकिन यहाँ हाइट है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी के कारण जो है ये वस्तु यहाँ पर रुका हुआ इस हाइट पर, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी भी अपना कुछ बल रहा है, लेकिन ये किसके विरुद्ध में बल लगा रहा है, तो ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में बल लगा रहा है। इसी कारण इस पोटेंशियल एनर्जी को कहेंगे हम गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, ठीक ना। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा इसको कहेंगे, ठीक ना। आप देखिए ये गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा है, ये वस्तु पर किस प्रकार का कार्य कर रहा है, ये जो है पृथ्वी के विरुद्ध में जो है, मतलब पृथ्वी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में यानी कि विपरीत में है, वो जमीन से जो है वस्तु को उठाए रखने में कार्य कर रहा है। अब देखिए इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ यह कि इसे जो है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से जो है उस बिंदु पर उठाने में किया गया कार्य है, ये स्थिति ऊर्जा का काम है। देखिए अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करता है। यानी ऊर्जा ने किस पर निर्भर करता है। देखिए कोई वस्तु है, इसमें अगर कुछ कार्य करने की क्षमता है तो किस पर निर्भर करेगा, ये अपना स्थिति पर निर्भर करेगा, ठीक ना। तथा ये जिस अवस्था में होगा उस पर निर्भर करेगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ, ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी नंबर में कि कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहते हैं। जहाँ वृत्ताकार पथ आया तो सीधा हो जाएगा, वृत्ताकार पथ आया तो यानी वृत्तीय गति हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है परिसंचारी गति, ये तो नहीं होगा। बी है दोलनी गति, सी है असमान वृत्तीय गति, डी है समान वृत्तीय गति। देखिए वृत्तीय गति आया लेकिन यहाँ दो वृत्तीय गति है। इसमें आप देखिए क्या मारेंगे, समान या असमान। देखिए जब स्थिर वेग से रहेगा, स्थिर वेग से या स्थिर गति से, इसमें समान वृत्तीय गति लगेगा, ठीक ना। जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल को हम सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। जैसे कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान m1 है, एक और दूसरा वस्तु है उसका द्रव्यमान m2 है और इसके बीच r दूरी है, तो इसके लिए गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है F बराबर जी क्या है, एक नियतांक है, ठीक ना। जी m1 यानी कि दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल यानी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर यानी कि दूरी के वर्ग के दूरी का वर्ग हो गया बटा आर स्क्वायर। अब इसमें हमको क्या कर रहा है, इनके बीच की इन दो कणों के बीच की दूरी को बढ़ा दीजिए, यानी कि आर को बढ़ा दिया जाता है, ठीक ना। यानी क्या हुआ, ये फोर्स जो है आर के साथ कैसा संबंध बना रहा है, ये बना रहा है आपको व्युत्क्रमानुपाती का संबंध, ठीक ना। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, बीच की दूरी को बढ़ा जा रहा है, यानी कि आर को हम बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जो कि कम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो सांस लेने में नियंत्रण करता है। देखिए मस्तिष्क का जो होता है मज्जा वाला हिस्सा, मज्जा यही सांस लेने में नियंत्रण करता है, ठीक ना। मज्जा को ही मेडुला भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश जो है एक जटिल अस्थाई उत्तक है, ठीक ना। जटिल अस्थाई उत्तक देखिए दो होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है आपको फ्लोएम, ठीक। ये दोनों जो है जटिल अस्थाई उत्तक है, ठीक ना। जटिल अस्थाई उत्तक, ठीक ना। आपको पूछेगा अगर सरल अस्थाई उत्तक क्या हो, तो सरल अस्थाई उत्तक है आपको पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों क्या है, सरल अस्थाई उत्तक है, ठीक ना। यहाँ हमसे पूछा है क्या जटिल अस्थाई उत्तक क्या, तो जटिल अस्थाई जाइलम है। अगर ऑप्शन में फ्लोएम भी रहता तो जाइलम फ्लोएम दोनों होता है जटिल अस्थाई उत्तक, ठीक। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है। देखिए एक तालाब है, ठीक, तालाब में पानी भरा हुआ है,
देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम बर्फ़ को डालते हैं तो बर्फ़ तैरने लगता है। इसका मुख्य रीज़न ये है कि बर्फ़ का घनत्व जो है ना इस पानी के घनत्व की अपेक्षा जो है ना मतलब कम होता है, ठीक नहीं, पानी के घनत्व से कम होगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया हुआ है कि पानी के घनत्व से कम होता है बर्फ़ का घनत्व, इसी कारण से जो है ये पानी में तैरता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ क्या होगा। देखिए कोई भी धातु है, जैसे उसका धातु जो है ना उसका ऊष्मीय चालकता, उसका जो है आपको ऊष्मीय चालकता कहिए या विद्युतीय चालकता, ऊष्मीय चालकता या विद्युतीय चालकता जो है ये जो है ना व्युत्क्रमानुपाती होता है आपको तापमान का, यानी टेम्परेचर का, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता समानता बढ़ते हैं, देखिए ऊष्मीय चालकता ये हुआ, ये अगर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, तापमान घटेगा, यानी कि एक दूसरे से ये व्युत्क्रमानुपाती है तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है। देखिए इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, तापमान घटेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या निर्भर करता है, ठीक। तरंग दैर्घ्य पर क्या असर पड़ता है, देखिए एक फार्मूला होता है v बराबर एन लेमडा, ठीक ना। यहाँ हमसे तरंग दैर्घ्य के बारे में पूछा है तो तरंग दैर्घ्य को हम सेपरेट कर लेंगे, यानी लेमडा को सेपरेट किए तो हमको क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा हमको v बटा एन। यहाँ सभी लोग जानते हैं कि v क्या है, तरंग का वेग है, n क्या है, आवृत्ति है, लेमडा है तरंग दैर्घ्य है, ठीक ना। अब क्या कहा है इसमें क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन का एक तरंग का, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है, यानी आवृत्ति क्या हुआ n को अगर जब हम बढ़ाएंगे तो तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। देखिए एक दूसरे का ये कैसा संबंध रख रहा है, लेमडा और ये n, तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है तो ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, घटेगा, क्या जगह ये घट जाएगी। तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, यह घट जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे का आयाम किस पर निर्भर करती है, ठीक ना। देखिए ध्वनि तरंगे की जो है आयाम किस पर निर्भर करता है, देखिए ध्वनि तरंग कैसा तरंग है, तो एक प्रकार का ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक ना। देखिए अनुदैर्घ्य तरंग जो है इस प्रकार से गमन करती है, लंबवत गमन करती है, ठीक ना। ऐसे आप देखे होंगे जब आप किसी रस्सी को ऐसे झटका दिया जाता है रस्सी को, तो ये ऐसा ही गमन करता है, ठीक ना रस्सी। आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ध्वनि तरंगों की आयाम किस पर निर्भर करती है। देखिए अब आयाम देखिए इसमें कौन हुआ, आयाम जो है हम किसको कहते हैं, तो महत्तम विस्थापन को आयाम कहा जाता है, ठीक नहीं। यहाँ देखिए ये होना चाहिए था, इसका मुख्य मतलब मार्ग होना चाहिए था, ठीक नहीं, लेकिन इसका जो है महत्तम विस्थापन ये हो गया, ये भी आयाम हो गया, और नीचे भी इसका महत्तम विस्थापन हुआ, ये भी आयाम हो गया, ये भी आयाम, इसे ही हम आयाम कहते हैं। आप देखिए आयाम ये किस पर निर्भर करेगा, मतलब ये कैसे होगा, जब जितना वस्तु कंपन करेगा उतना उसका आयाम ज़्यादा होगा, ठीक ना। यानी कंपन करने पर जो प्रयुक्त बल लग रहा है उस पर ही ये निर्भर करेगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वस्तु के कंपन करने की प्रयुक्त बल पर। चलिए अगला प्रश्न है कि निर्वात में जो है एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहते हैं। निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहते हैं। देखिए अपवर्तनांक होता है एक अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक को हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इसका फार्मूला होता है आपको निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक। अब देखिए क्या कहा हमको इसमें कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम प्रकाश की चाल का अनुपात को हम क्या कहेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे या वर्तनांक कहेंगे। देखिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है। मानव का जो है आहार नली उसका भाग नहीं है। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है मुखगुआ, मुखगुआ तो है ही, बी बड़ी आंत ये भी है, सी पित्ताशय ये भी है, लेकिन ये जो वायु कोशिका है ये जो है आपको श्वसन मार्ग का भाग है, यानी ये फेफड़ा में पाया जाता है, यानी कि श्वसन तंत्र का एक भाग हो गया ये, ठीक ना। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही जो है आहार नाल का भाग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव पाचन तंत्र में डैश से पित्तरस का स्रावन होता है, यानी कि पित्तरस स्राव कहाँ से होता है, तो पित्तरस जो है यकृत से स्राव होता है, यानी इसे हम लीवर भी कहते हैं। लीवर से जो है पित्तरस स्राव होता है, और ये जो है कहाँ पर स्टोर होता है, तो स्टोर हो जाएगा आपको पित्ताशय में, पित्ताशय में जो है ना ये स्टोर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश के बाह्यतम कोश में 1 से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना। देखिए तत्व होता है ना, तत्व में देखिए एक धातु होता है, एक होता है आपको धातु,
कि धातु के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बाह्यतम कोश में होता है 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, एक होता है आपको अधातु। अधातु के बाह्यतम कोश में होता है आपको 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन। एक होता है उपधातु आपको। ठीक, उपधातु के बाह्यतम कोश में जो है आपको 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक ना, उपधातु को हम अर्धचालक भी कह सकते हैं, धातु को चालक भी कह सकते हैं, और अधातु को क्या कहते हैं, अचालक भी कह सकते हैं। ठीक ना, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, डैश के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 से 3 इलेक्ट्रॉन किस में है, ये धातु में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि उन 3 तत्वों को नामित करिए जिसके सबसे बाहरी सेलों में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक नहीं, देखिए आप एक बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक ना, देखिए एकल संयोजी जो होता है ये पहला वर्ग होता है आपको एकल संयोजी। ठीक ना, पहला वर्ग इसे होता है जिसे हम इसे फर्स्ट ए कहते हैं। देखिए फर्स्ट ए में तत्व होता है आपको हलीना करो रब से फरियाद नहीं, हाइड्रोजन हलीना करो रब से फरियाद। ठीक है, फ्रांसियम। ठीक, ये सब तत्व होता है आपको पहला वर्ग यानी फर्स्ट ए में। ये फर्स्ट ए का तत्व जो भी होगा उसके बाहरी सेल में जो है केवल 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए इस समय से कौन सा तत्व है जो कि फर्स्ट सेल में है, देखिए फर्स्ट वर्ग में कौन सा तत्व है इस समय से, देखिए मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम। मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम नहीं है। बी देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, ये तीनों ही है। ठीक, तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसी के जो है ना बाह्यतम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगला प्रश्न है कि संभारिकों में डैश की संख्या समान होती है। देखिए संभारिक को सबसे पहले तोड़िए। संभारिक मतलब क्या हुआ कि उसमें समान भार होगा, यानी कि सम मतलब समान, भारिक मतलब भार। ठीक है, इसमें क्या हो गया, समान भार होगा, यानी दो तत्व है जिसका कि भार समान होगा तो वो हो जाएगा आपको संभारिक। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि संभारिकों में डैश की संख्या समान, यहाँ होना चाहिए आंसर भार समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ भार नहीं दिया हुआ है। देखिए अब इसको देखते हैं, जैसे कोई भी तत्व है उसको हम जैसे हम निर्देशित करेंगे तो उसको ऐसे निर्देशित किया जाता है, उसके केंद्र में जो होता है आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को रखा जाता है, और बाह्यतम कोश में क्या रखा जाता है आपको इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है। और कि इसका जो भार निकाला जाता है, इसका परमाणु भार कैसे निकाला जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग के बराबर ही होता है परमाणु भार। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ स्थित है, ये नाभिक में स्थित है, यानी इसका क्या हुआ, इसका भार कहाँ जा जाएगा, नाभिक में हो जाएगा। तो इसका उत्तर हम क्या मारेंगे, संभारिकों में डैश की संख्या समान होती है, यानी संभारिक में दो तत्व है उसके भार समान होती है, यानी कि भार में क्या रहता है, नाभिक में भार रहता है, तो इसका नाभिक समान होता है। तो इसका उत्तर मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, नाभिक समान है। चलिए अगला प्रश्न है कि गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुबाह बनाता है। सुबाह मतलब कि बहने योग्य बनाता है, मतलब बढ़िया से, तो वो कौन सा गुण होगा, ये हो जाएगा आपको संप्रियता जी, जो कि इसको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसका उदाहरण है। देखिए त्रिसंयोजी तत्व, त्रिसंयोजी तत्व जो होता है आपको वर्ग थर्ड ए का होता है। ठीक ना, ये पेन वर्ग थर्ड ए का तत्व जितना भी है सब त्रिसंयोजी होता है। वर्ग थर्ड ए को ही हम 13वां वर्ग भी कहते हैं। देखिए 13वां वर्ग जो होता है ये आपको बोरोन फैमिली है। देखिए इसमें कौन कौन सा तत्व पाया जाएगा, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम हो गया। ठीक, अब देखिए वह तत्व जिनके अणुओं में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन, सामने देखिए कौन सा है, देखिए एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ये त्रिसंयोजी हो जाएगा। 13वां वर्ग का जितना भी तत्व है सारा त्रिसंयोजी, यानी कि थर्ड ए का तत्व। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न है कि परिवर्तनीय संयोजकता डैश दर्शाता है। देखिए परिवर्तनीय संयोजकता जो होता है वो सारा डी ब्लॉक के तत्व जो है सारा परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाता है। ठीक, देखिए सबसे पहले समझिए डी ब्लॉक के तत्व को क्या क्या कहते हैं। देखिए डी ब्लॉक का तत्व जो है, डी ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है आपको संक्रमण तत्व। पूछिएगा आपकी संक्रमण तत्व इसे क्यों कहा जाता है। देखिए आवर्त सारणी में आप इसे देखे होंगे तो यहाँ पर रहता है एस ब्लॉक, यहाँ पी ब्लॉक, बीच में रहता है डी ब्लॉक, यानी कि ये जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में दबा रहता है, इसी कारण से इसे हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं, यानी संक्रमण ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक नहीं, इसमें सारा संक्रमण तत्व हो गया। उसके बाद ये हो गया परिवर्तनशील संयोजकता, इसका होता है परिवर्तनशील संयोजकता, और उसके बाद इसको जो हम उत्प्रेरक वर्ग भी कहते हैं, उत्प्रेरक वर्ग भी कहते हैं। ठीक ना, अब क्या कह रहा है, परिवर्तनशील संयोजकता डैश दर्शाता है कि क्या दर्शाएगा, ये डी ब्लॉक को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था
जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तथा जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख लें। चलिए अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।